गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ये रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। अब ये केपी और केसी टर्म ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिएक्शन कोशेंट क्या होता है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टर्म जो कि हम लोग देखने वाले हैं, दैट इज नोन एज डीओडी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेक्चर को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, हम लोग आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे हमें डिस्कस करना है कि रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। अब केपी और केसी क्या टर्म है? केपी होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट पार्शियल प्रेशर और केसी होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कंसंट्रेशन। ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें कि हमें इन दोनों का एक क्या रिलेशन है वो निकालना है। तो इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए एक केमिकल इक्वेशन लेते हैं जो कि कुछ इस तरीके से, हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा रिएक्टेंट है और राइट हैंड साइड पे हमारा प्रोडक्ट है। तो इस इक्वेशन को हम लोग केसी लिख सकते हैं। केसी का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे हम लोग ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट पे रिएक्टेंट है, अब प्रोडक्ट क्या क्या है, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर m1 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ d टू द पावर m2 डिवाइडेड बाय जो रिएक्टेंट है, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ a टू द पावर n1 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ b टू द पावर n2। अब देखो यहाँ पे हमने इक्वेशन तो लिख लिया। अब इस सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं तो हमने ऑलरेडी केसी का वैल्यू यहाँ से निकाल लिया। अब सिमिलरली अगर मैं इस रिएक्शन को गैस के टर्म्स में लिखना चाहता हूँ तो उस केस में हम लोग लिखेंगे Pv इज इक्वल टू nRT, राइट। ये आइडियल गैस इक्वेशन है। आइडियल गैस इक्वेशन से मैं लिख सकता हूँ P इज इक्वल टू n बाई वी आर इंटू टी। तो ये नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम क्या होता है? ये कॉन्सेंट्रेशन होता है, राइट। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, या फिर जो पार्शियल प्रेशर है दैट कैन बी रिटन एज CRT, राइट। तो इसी P इज इक्वल टू CRT इक्वेशन को हम लोग यूज करेंगे फॉर फर्दर इक्वेशन। अब इसके बाद जो KP का इक्वेशन है, KP का इक्वेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं? वो हम लोग लिख सकते हैं दैट इज प्रोडक्ट पर रिएक्टेंट अगेन। सो PC टू द पावर m1 इंटू PD टू द पावर m2। अब ये डिवाइड करेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ A टू द पावर n1 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B टू द पावर n2। अब यहाँ पे ये जो है ये इक्वेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर पार्शियल प्रेशर है। अब इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, फिर उसके बाद हम लोग फर्दर इक्वेशन को डिराइव करते हैं। तो ऑलरेडी हमने पार्शियल प्रेशर जो है वो CRT लिख सकते हैं ना। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा एक्सपांड करके हम लोग लिख सकते हैं KP इज इक्वल टू दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन R इंटू T। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ CRT, राइट, टू द पावर m1 इंटू concentration of D का concentration RT to the power m2 डिवाइडेड बाय, उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं concentration of A RT to the power n1 into concentration of B RT to the power n2। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे इस इक्वेशन को फर्दर डिराइव करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ये लिख सकते हैं KP इज इक्वल टू, अब देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में RT जो है वो कॉमन फैक्टर है, तो उस RT को हम लोग बाहर निकाल देते हैं और जो रेस्ट ऑफ द इक्वेशन है उसको हम लोग लिख सकते हैं दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ C टू द पावर m1 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ D टू द पावर m2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर n1 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर n2, राइट। अब ऊपर हम लोग लिख सकते हैं RT टू द पावर m1 प्लस m2, राइट। फिर उसके बाद नीचे लिख सकते हैं RT टू द पावर n1 प्लस n2, राइट। अब देखो ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से कंपेयर करोगे सो दिस इक्वेशन इज नथिंग बट KC। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा और भी आप अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ तो आई कैन राइट RT टू द पावर, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं m1 प्लस m2 माइनस n1 प्लस n2, राइट। अब ये जो टर्म्स है ना, ये क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, राइट। तो इसी इक्वेशन को हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई वे में लिख सकते हैं। सो KP इज इक्वल टू KC। अब यहाँ पे देखो RT टू द पावर, अब यहाँ पे टोटल जो फैक्टर है ना, दिस इज रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा इन, डेल्टा एन, या फिर आप चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, आप यहाँ पे लिख सकते हो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, इन ए केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे अगर हम
मैथमेटिकल सॉल्व करते हैं तो RT टू द पावर डेल्टा एन। तो हमारा जो इक्वेशन है उसको हम लोग ये लिखेंगे कि टोटल जो इक्वेशन होगा केपी और केसी के रिलेशन में, तो दैट इज इक्वल टू केपी स्टैंड्स फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू केसी RT टू द पावर डेल्टा एन। अब ये डेल्टा एन क्या होता है? चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ठीक है, यहाँ पे देखो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है। अब इसमें गलती मत करना, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जो है यहाँ पे गलती कर जाते हैं। तो आई गेस ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। सो गाइज हम लोग आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे हमें डिस्कस करना है रिएक्शन कोशेंट। अब रिएक्शन कोशेंट का स्टेटमेंट देख लेते हैं। रिएक्शन कोशेंट इज डिफाइंड एज द सेम एज द वे एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, अब रिएक्शन कोशेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम सेम वे में डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो चेंज है वो है कि रिएक्शन कोशेंट को एनी टाइम में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, एट एनी स्टेज ऑफ द रिएक्शन, कोई भी, अगर मान लो कि इनिशियल स्टेज में हम लोग लिख सकते हैं, या फिर मान लो कि एंड ऑफ द रिएक्शन में, या फिर किसी भी एक टाइम पे हम लोग रिएक्शन कोशेंट को लिख सकते हैं। दैट इज सेम एज वी राइट द इक्वेशन फॉर केसी वैल्यू। तो यहाँ पे अगर आप केसी वैल्यू या क्यूसी वैल्यू लिखना चाहते हो तो क्यूसी वैल्यू यहाँ पे क्या होगा? सेम एज प्रोडक्ट पर रिएक्टेंट। ठीक है, अब प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट है हमारा C टू द पावर M1 इंटू D टू द पावर M2 डिवाइडेड बाय A टू द पावर, सो दैट इज N1 इंटू यहाँ पे होगा B टू द पावर N2। ये सेम इक्वेशन हम लोग क्यूसी के लिए भी या रिएक्शन कोशेंट के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। अब डिफरेंस यहाँ पे वही है कि यहाँ पे जो हमने रिएक्शन लिखा ये एनी टाइम या एनी पॉइंट ऑफ स्टेज ऑफ रिएक्शन में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अब इसका फायदा क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होता है या एप्लीकेशन क्या होता है कि किसी भी एक रिएक्शन का जो डायरेक्शन है वो हम लोग पता कर सकते हैं। डायरेक्शन देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि इफ क्यूसी अगर बड़ा होता है केसी से, देन रिएक्शन विल प्रोसेस इन ये जो है यहाँ पे बैकवर्ड होगा। ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो हम लोग देखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अगर केसी बड़ा होता है क्यूसी से तो यहाँ पे क्या होगा कि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड होगा। उसके बाद अगर क्यूसी और केसी दोनों का वैल्यू जो है वो एक्जैक्टली सेम हो गया, इसका मतलब ये है रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेज पे वो पहुंच जाएगा। अब इन तीनों कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए क्या करो, अब कभी कभी एग्जाम में पूछा भी जाता है कि यहाँ पे क्या फॉरवर्ड में होगा या फिर क्या बैकवर्ड में होगा, तो इसको आप ऐसे सिंप्लीफाई वे में करो कि एक लाइन खींच के बीच में जो है वो केसी डाल दो। ठीक है, अब अगर क्यूसी जो है, अगर मान लो कि क्यूसी जो है वो बड़ा है केसी से, तो क्या होगा, रिएक्शन को फिर बैकवर्ड जाना पड़ेगा अपने इक्विलिब्रियम स्टेज को ऑक्यूपाई करने के लिए। तो उस केस में क्या होगा, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। इनकेस अगर केसी बड़ा है क्यूसी से तो क्या होगा, रिएक्शन को वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा ताकि रिएक्शन जो वो इक्विलिब्रियम स्टेज पे पहुंच जाए। तो आई गेस ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे हमें डिस्कस करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसका स्टेटमेंट क्या है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज द फ्रैक्शन ऑफ ए मोल ऑफ द रिएक्टेंट दैट अंडरवेंट डिसोसिएशन। अब देखो इसका सिंपली मीनिंग ये है कि अगर कोई भी हम लोग रिएक्टेंट लेते हैं, ठीक है ना, तो कितना फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो डिसोसिएट हुआ, वो आयन में कन्वर्ट हो गया, उसी को कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम लोग मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएटेड, ठीक है, डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट इनिशियली। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे मान लो कि हमने 100 मोल्स ऑफ कुछ लिया, ठीक है, 100 मोल्स ऑफ कोई भी गैस लिया या फिर 100 मोल्स ऑफ कोई भी रिएक्टेंट लिया। अब वो जो रिएक्टेंट है हम लोग ने डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे 100 के 100 मोल्स है वो डिसोसिएट नहीं होंगे, कुछ उसके मतलब अनडिसोसिएटेड पार्ट भी वहां पे बचे रहेंगे। तो उसी केस में क्या होता है, मान लो कि 90 मोल जो है वो डिसोसिएट हो गया, तो इसका मतलब ये है कि कितने मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जो है वो डिसोसिएट हो गया, 90 डिवाइडेड बाय हमने टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना लिया, 100। तो यही होता है अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पे आई गेस ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो इसको कैसे अप्लाई करेंगे। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, मान लो इनिशियली जो रिएक्टेंट है वो ऑब्वियसली बात है वो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा। तो अगर मान लो इनिशियली यहाँ पे 1 मोल ऑफ अमोनिया गैस प्रेजेंट है, तो क्या यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, नहीं बनेगा। तो इसके लिए इनिशियली यहाँ पे 0 एंड 0 हम लोग लिखेंगे। उसके बाद एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, क्या यहाँ पे 1 मोल ऑफ अमोनिया गैस रहेंगे, आंसर है नहीं।
क्योंकि कुछ मोल्स ऑफ गैस जो है वो डिसोसिएट होंगे। अब उसी केस में हम लोग क्या लिखेंगे, मान लो कि अल्फा मोल्स ऑफ गैस जो है वो डिसोसिएट हो गया, तो उस केस में हम लोग लिखेंगे 1 माइनस अल्फा। उसके बाद जितना अल्फा का यहाँ पे खत्म हुआ उसी रेट के हिसाब से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनेंगे, बट यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पे हाफ है, तो यहाँ पे कितने मोल्स ऑफ नाइट्रोजन बनेगा, दैट इज अल्फा बाई 2, और कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बनेंगे, दैट इज 3/2 अल्फा, राइट। तो इसी तरीके से आपको ये जो इक्वेशन है वो फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम में भी पूछा जाता है कि एट इक्विलिब्रियम पे कितने नंबर ऑफ मोल्स जो है वो प्रेजेंट है। तो आपको क्या करना है, सिंपली ये सारे के सारे टर्म्स को ना आप ऐड कर दो कि एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, कि एट इक्विलिब्रियम कितने नंबर ऑफ मोल्स या फिर टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट है। तो आपको क्या करना है, इस सबको ऐड करना है। तो दैट इज 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 प्लस 3/2 अल्फा। तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगा दैट विल बी 1 माइनस अल्फा, ठीक है, अगर आप सॉल्व करोगे तो इसी तरीके से हम लोग कोई भी एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने जो 2 स्टेप लिखा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपको इनिशियल में क्या हो रहा है और इक्विलिब्रियम पे क्या हो रहा है आपको पता चल रहा है। सो आई गेस यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इस लेक्चर को यहाँ पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू गाइस।